हेलो दोस्तों, आई ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स 1, जिसमें हम 1 बाई 1 यूनिट 5 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स। ये हमारा यूनिट चैप्टर 1 का नाम है, यूनिट 1, जिसमें सबसे पहले इसमें आता है मेन इंपॉर्टेंट सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन? जो आपने 12वीं में पढ़ा होगा, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल रेशियो, ईटीसी, ये सब आपको सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर ये बना है और कैसे ये काम करता है, तो मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लस इंटरेक्शन, एक दूसरे से कैसा इनका इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे से कैसे ये मिक्स होते हैं और इनका कैसा करैक्टर होता है। फिर हम बात करते हैं आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। फिर हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्युबिलिटी पैरामीटर्स। फिर सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन पढ़ेंगे। फिर क्वांटिटेटिव अप्रोच टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, क्या क्या हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होता है, जैसे प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, सॉल्टिंग होता है, ये सब क्या है, हमारा फैक्टर अफेक्टिंग है। तो इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेस, इनमें से क्वेश्चन पूछता है 7 नंबर में या तो 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछता है इनका। आगे हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। हमारा जो सॉल्युबिलिटी कैसा होता है ड्रग का। फिर डिफ्यूजन प्रिंसिपल, बायोलॉजिकल सिस्टम, डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, हमारा गैस लिक्विड में कैसे मिक्स होता है उसके बारे में। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, हमारा सोल्यूबल अगर 1 से 2 सोल्यूबल एक साथ मिलाया जाता है तो उसमें क्या चेंजेज होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। या 2 से ज़्यादा सोल्यूबल एक साथ जब मिक्स किया जाता है, कोई केमिकल बनाया जाता है, तो उसमें हमारा कैसा रिएक्शन होता है, जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन होता है, आइडियल सॉल्यूशन होता है। फिर हम बात करते हैं रॉल्स लॉ, जो कि ये हम पहले भी पढ़ चुके ही हैं। रॉल्स लॉ, ये रूल्स हमको पढ़ना पड़ेगा। ये 10 नंबर में या 7 नंबर में आपको आता ही आता है। लास्ट ईयर ये 10 नंबर में पूछा गया था, प्लस इसका डेविएशन भी पूछता है। तो 10 नंबर आपको टोटल मिला के रॉल्स लॉ एंड डेविएशन दोनों 10 नंबर में पूछेगा। अगर सिर्फ ये रॉल्स लॉ और इसमें पूछेगा ये आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो 7 नंबर में पूछेगा। फिर आता है हमारा पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड्स। हमारी पार्शियली मिक्सिबल लिक्विड, अगर 2 लिक्विड मिलाया जाता है तो वो कैसा पार्शियली होता है, वो देखने को हमें मिल जाता है। जैसे पानी में अगर चूना मिला दिया जाए तो कैसा वो दिखता है, मिक्स है लेकिन वो नीचे जाके बैठ जाता है। या पानी में आटा मिला दीजिए तो आटा क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, वो मिक्स नहीं होता। लेकिन दिखने में ऐसा होता है कि चूना भी मिक्स हो गया है और आटा भी मिक्स हो गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर हमारा होता है क्रिटिकल सोल्यूशन। क्रिटिकल सोल्यूशन कैसा होता है, क्रिटिकल जैसा समझ में ही आ रहा है कि हमारा क्रिटिक शब्द से ही पता चल रहा है कि हमारा क्रिटिकल ये कैसा सोल्यूशन होता है हमारा। फिर टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ। डिस्ट्रीब्यूशंस लॉ क्या होते हैं एंड इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। यूनिट 1 और 2 बहुत ही बड़ा है, बट इसमें डरने की बात कोई भी नहीं है। यूनिट 3, 4, 5 इससे आधा आधा ही है उसमें सिलेबस, तो आप इन दोनों पर सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप इन दोनों पर फोकस करेंगे, लगभग ये 20-20, 40 नंबर, तो इसमें से 35 से 40 नंबर आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आप इनको 1 और 2 पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अब यूनिट 2 की हम बात करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ये क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर एंड चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर क्या है और चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर कैसे उसमें चेंजेज होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। लेटेंट हीट्स क्या होता है, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन, क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर्स, गैसेस, एरोसोल्स, इनहेलर्स। इनमें से ये क्वेश्चन में से ये 2 लाइन में से क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है। क्रिटिकल पॉइंट्स हो गया, चाहे लेटेंट हीट हो गया, चाहे वेपर प्रेशर हो गया, 2 नंबर में, 7 नंबर में ये पूछता ही पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा।
फिर आगे हम बात करते हैं इनहेलर्स। आपको पता ही है जैसे इनहेलर्स क्या होते हैं हमारे, जैसे आप कभी विक्स का आपने सूंघने वाला यूज किया होगा, उसमें क्या होता है इनहेलर्स होता है। जो सर्दी खांसी हो जाती है, जैसे सांस की जिनको दमा है उनको इनहेलर्स लेते हैं, जो सूंघने वाला आता है। अस्थमा जिनको हो जाता है उसके लिए यूज करते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमारा उनसे क्या रिलेशन, उनके ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, वहाँ पर क्या बढ़ जाती है। फिर लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है एंड लिक्विड क्रिस्टल्स, बहुत सारे जो हमारे लिक्विड होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाते हैं, तो उनके स्टडी करते हैं। एंड ग्लासी स्टेट्स, कुछ ग्लासी स्टेट्स हो जाते हैं। एंड सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, हमारा जो ड्रग होता है उसका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर आता है हमारा मॉलिक्यूल्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल रोटेशंस एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी क्वेश्चंस यहाँ से बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर से फिर आता है डिटर्मिनेशन एंड अप्लीकेशंस, यहाँ पर ये समाप्त होता है दूसरा यूनिट। अब हम आगे बात करेंगे तीसरा यूनिट का। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 टू यूनिट 5। तो अब हम देखते हैं यूनिट 3 में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस एंड द इंटरफेसियल फेनोमेनन, ये टॉपिक का नाम है यूनिट का, सरफेस एंड इंटरफेसियल फेनोमेनन। इसमें हम पढ़ते हैं, टॉपिक हमारा 1 बाय 1 है। सबसे पहले पढ़ते हैं लिक्विड इंटरफेस। लिक्विड इंटरफेस क्या होता है। फिर आता है हमारा सरफेस एंड द इंटरफेसियल टेंशंस, हमारा जो इंटरफेसियल टेंशंस होता है वो क्या होता है। सरफेस फ्री एनर्जी, हमारा अगर कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसके चारों तरफ से कोई भी फ्री एनर्जी लगती है तो वही हमारी सरफेस फ्री एनर्जी है। फिर बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द सरफेस एंड द इंटरफेसियल टेंशंस, यहाँ पर वापस अगेन हम पढ़ते हैं मेजरमेंट, उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशंस को। फिर स्प्रेडिंग एंड कोएफिशिएंट्स, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट एंड एब्जॉर्प्शन एट लिक्विड, हमारा लिक्विड में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। जैसे कोई भी हमारा अगर मेडिसिन होता है तो उसका एब्जॉर्ब कैसे होता है। फिर आगे हम बात करते हैं इंटरफेसेस, सरफेस एक्टिव एजेंट। सरफेस एक्टिव एजेंट ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अधिकतर पूछता है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट। अगर कोई जैसे ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर से जो भी हमारा इस पर यहाँ पर सरफेस एक्टिव एजेंट जो यहाँ पर फोर्स लगता है ये हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट हो जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं HLV। HLV का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक बैलेंस। क्या होता है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। इसमें आपको हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस में क्या काम करता है। जैसे इसका यहाँ पर से एक स्ट्रक्चर अगर आपने बनाया इस तरीके से 0 से लेके 18 तक हमारा नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 तक में आता है। ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, 0 से लेकर ये 9 तक इसको बोलते हैं लाइपोफिलिक। क्या बोलते हैं इसको लाइपोफिलिक। और 9 से जो ऊपर तक होता है उस पार्ट्स को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक में आपका सबसे ऊपर आता है 80 नंबर पर सॉल्युबिलिटी, फिर आता है उससे नीचे हमारा डिटर्जेंसी। ठीक इसी तरीके से नीचे आता है आप 0 से अगर 6 तक देखें 0 to 3 तक देखें तो एंटी फोमिंग एजेंट आता है। क्या आता है एंटी फोमिंग एजेंट। फिर उसके बाद आता है हमारा 6 आता है 3 to 6 तक आता है हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट आता है। तो ये सब कैटेगरी में डिवाइड होता है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। उसी को बोलते हैं HLV हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस या HLV स्केल। फिर हम बात करते हैं सोलुबिलाइजेशन, जो अभी हमने इसी में बता दिया आपको सोलुबिलाइजेशन। फिर उसके बाद डिटर्जेंसी आता है इसी में, फिर एब्जॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। अब हम यूनिट 4 की बात करेंगे। यूनिट 4 बहुत ही छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है ये तो। कॉम्प्लेक्शन एंड द प्रोटीन बाइंडिंग, ये यूनिट का नाम है यूनिट 4। इसमें हम पढ़ेंगे अब इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्या होता है कॉम्प्लेक्शन। जैसे 2 3 4 जो भी मॉलिक्यूल्स एक साथ सब्सटेंसेस मिलते हैं उसे चिलेट्स कहते हैं, या तो उसे कॉम्प्लेक्शन मिलके जो बना होता है कई आइटम या मॉलिक्यूल्स मिलकर।
तो इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्शन। ये 10 नंबर में आपको पूछता है, या तो 7 नंबर में पूछेगा। इनकेस अगर नहीं उसमें पूछा 2 नंबर डिफाइन इसका पूछता है 2 नंबर में। फिर आता है एप्लीकेशंस, फिर आता है मेथड्स ऑफ द एनालिसिस प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है? प्रोटीन में जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिन होता है, जैसे हमारा कोई भी मेडिसिन होता है जब वो बाइंड करता है प्रोटीन के साथ तो उसमें एल्बुमिन, ग्लोबिन होता है, तो जिससे वो अच्छे से हमारी बॉडी में बाइंड हो सके। एंड कॉम्प्लेक्शन एंड द ड्रग एक्शन, और हमारा ड्रग कैसा एक्शन करता है उसके ऊपर है। फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड द थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक भी 2 नंबर में पूछता है। और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सेस कैसा है, वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका शेप, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। फिर बात करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। फिर ये 4th यूनिट खत्म होता है, बहुत ही छोटा है। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5 की, जिसमें यूनिट 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच? हमारा बफर सॉल्यूशन होता है, पीएच होता है इसमें। इसको सबसे पहले पीएच को डिस्कवर किया था सोरेनसन ने 1909 में। सबसे तरीका याद है 1909, टोल फ्री नंबर याद कर लीजिए 1909, आपको सोरेनसन स्केल याद ही रहेगा। उसी पर हम बात करते हैं पीएच स्केल। किसी भी अगर कोई भी हमारे अंदर जो भी फ्लूइड्स होते हैं सबसे वो उसका डिपेंड करता है कि इसका पीएच क्या है। जैसे कि ब्लड का पीएच होता है 7.4, तो सबसे पहले हमारा आता है एसिड आता है, फिर हमारा बेस आता है। अगर हमारा 1 से लेके 7 तक, 1 से लेके कितना, अगर इस तरीके से देखें 1 से 7 तक अगर होगा तो हमारा एसिड होगा, जिसको बोलते हैं एसिडिक मीडियम। क्या बोलते हैं? एसिडिक मीडियम। और 7 से लेके 14 तक जो ये आता है 7 से 14 तक उसको बोलते हैं बेसिक मीडियम, बेसिडिक मीडियम। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं सबको हमको पीएच स्केल उसकी अलग अलग होती है। जैसे हमने ब्लड का बता दिया 7.4, ऐसे और भी चीज़ों के सबके एसिडिक और बेसिडिक मीडियम में होते हैं, और इन्हीं पर ये सोरेनसन स्केल भी इसको बोला जाता है। फिर इसका पढ़ते हैं हम पीएच डिटर्मिनेशन। ये 10 लॉगरिथम से भी निकाला जाता है इसका। और ये पीएच डिटर्मिनेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड द कैलोरीमेट्रिक, ये 2 मेथड हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर पीएच स्केल ये भी आपको पूछता है 7 नंबर या तो 2 नंबर में डेफिनेशन पूछता ही है। फिर एप्लीकेशन ऑफ बफर इक्वेशन, बफर का हमारा इक्वेशन क्या होता है, और यहाँ पर फिर बफर कैपेसिटी क्या होता है। जो हमारे पीएच में चेंजेज होता है वही हमारी बफर कैपेसिटी होता है। फिर बफर इन फार्मास्यूटिकल्स एंड द बायोलॉजिकल एंड बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हमारे बफर इन फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है? टेम्परेचर होता है, जैसे आप कह सकते हैं प्रेशर होता है, ETC, ये सब हमारे क्या है? बफर इन फार्मास्यूटिकल्स में आते हैं और बायोलॉजिकल में। फिर बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, टॉनिक शब्द से ही आपको टॉनिक पता है कि टॉनिक हमारा क्या करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई डिफिशियंसी रहती है तो हम टॉनिक यूज करते हैं, जैसे ही टॉनिक लेते हैं हमारे बॉडी में मेंटेन कर देता है, तो वो चीज़ की क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है डिफिशियंसी। इसी तरीके से जो भी हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं आइसोटोनिक उसको मेंटेन करता है। जितने भी सारे फ्लूइड्स हमारे होते हैं, जैसे हमारा RBC, WBC, हीमोग्लोबिन, ETC, जितने भी फ्लूइड्स होते हैं ब्लड में उनको ये मेंटेन करता है। इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 यूनिट 1 to 5 कंप्लीट होता है, और बहुत ही अच्छा है। आप इनको पढ़िए, आप इजीली पास हो जाएंगे, कोई डरने की बात नहीं है। धन्यवाद।